Hello everyone, welcome to Chemistry Box by Muskan. So this is the part 3 of chapter 1 series, that is solutions. And in the last video we have discussed solutions, solvent and solute, binary solution, types of solution, concentration and quantitative concentration. So today we will continue with solubility, Henry's law, Raoult's law, Dalton's law of partial pressure. So let's get started. First of all, सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर इफेक्ट. यहाँ पे हम सॉलिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. मतलब जब कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में सॉलिबल होती है तो उस पर टेम्परेचर क्या इफेक्ट डालता है. सो दिस फॉलोज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. आप लोगों ने +1 में ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल स्टडी किया होगा. तो जो ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है ये कहता क्या है कि जब कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो अगर हम उस इक्विलिब्रियम वाले सिस्टम में कोई ना कोई चेंज करते हैं, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं या उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस साइड पे शिफ्ट करेगा हमेशा जिस साइड पे वो उस चेंज को अपोज करे. ठीक है, तो ये कहता है हमारा ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल. ठीक है, लेकिन ये तो बात थी +1 वाले ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल की. ठीक है, तो जो ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें 2 पॉइंट्स देता है इस कॉन्सेप्ट में. ठीक है, वो 2 पॉइंट्स हैं ये वाले. ठीक है, कहता है इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक देन द सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. ओके, फर्स्ट पॉइंट तो ये था कि अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो जो सॉलिबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी जब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, विद राइज इन टेम्परेचर सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज. एंड इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, देन द सॉलिबिलिटी शुड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर. ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक है तब सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी जब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो अब ये प्रोसेस है, मतलब इसका मतलब है क्या. डिसोल्यूशन का मतलब तो आप सबको पता होगा कि जैसे हम पानी लेते हैं और उसमें सॉल्ट डालते हैं और उसको घोलते रहते हैं तो हमारे पास नमक वाला पानी आ जाता है. तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डिसोल्यूशन. ठीक है, तो अगर हमारा ये डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक क्या प्रोसेस होती है. एंडोथर्मिक वो है जिसमें हीट एनर्जी ऑब्जर्व होती है. ठीक है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. अब देखो कि जब ये एंडोथर्मिक है मतलब ये हीट ऑब्जर्व कर रहा है, इसके अंदर सिस्टम के अंदर हीट की कमी रहती है, तो जितनी भी हम इसको हीट देते रहेंगे ये क्या करता रहेगा, उसको ऑब्जर्व करता रहेगा. ठीक है, तो ऐसे केस में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, इसको तो हीट आ गई, वो ऑब्जर्व करता है, उसका ऊपर से हम टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं तो सॉलिबिलिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड जब केस है एक्सोथर्मिक वाला, उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है. मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी पहले से ही है तो इस कारण वो उस एनर्जी को रिलीज करता रहता है. ठीक है, तो इस केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको तो टेम्परेचर बढ़ाने की नीड ही नहीं है, उसके अंदर तो पहले ही बहुत ज़्यादा हीट प्रेजेंट है. तो इस केस में फिर सॉलिबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर इफेक्ट क्या है सॉलिड इन लिक्विड के केस में. ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की प्रेशर इफेक्ट की. ठीक है, अब आप देखो कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ना, ये दोनों इनकम्प्रेसिबल रहते हैं. हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते इजीली. क्यों, क्योंकि सॉलिड देखो इतना रिजिड होता है. कोई सॉलिड चीज़ उठाओ और उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दो, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो इस कारण जो प्रेशर है वो इस केस में भी कोई इफेक्ट नहीं करता. ठीक है, प्रेशर डजेंट हैव एनी सिग्निफिकेंट
इम्पैक्ट ऑन सॉलेबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहता सॉलिड इन लिक्विड के केस में। पर ऑन दी अदर हैंड जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो प्रेशर उस केस में इफेक्ट डालता है। ठीक है, जैसे ये रहा सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड प्रेशर इफेक्ट। ठीक है, इस केस में तो ये इफेक्ट डालता है गैसेस के केस में, क्योंकि गैसेस जो हैं ये हाईली कंप्रेसिबल रहती हैं। ठीक है, अब देखो ये कहता है कि सॉलेबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। जब जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब तब सॉलेबिलिटी गैसेस की इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब मेरे को एक एग्जांपल बताओ जहाँ पे गैस जो है लिक्विड के अंदर अच्छी तरह डिसॉल्व हुई होती है। सोचो। तो ऐसी एक एग्जांपल है एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, आप देखो कि फिशेस जो हैं वो पानी में रहती हैं, है ना। तो फिशेस को भी तो ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलती है? जो पानी में ऑक्सीजन सॉलेबल होती है वही तो वो अपने अंदर लेके जाती हैं। ठीक है, ब्रीथ करती हैं उससे। तो ये है एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड की, मतलब जो ऑक्सीजन है वो पानी में डिसॉल्व हुआ होता है। ठीक है, अब आपको पता है कुछ गैसेस जो होती हैं वो हाईली सॉलेबल होती हैं पानी में, और कुछ गैसेस जो हैं वो लेस सॉलेबल रहती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो HCl है ये हाईली सॉलेबल है। ठीक है, पर ऑन दी अदर हैंड जो O2 है मतलब ऑक्सीजन, ये लेस सॉलेबल है। ठीक है, जो ही अभी मैंने बात की इक्वेटिक लाइफ की, उस केस में ऐसे ही है, ऑक्सीजन सॉलेबल तो होता है पर स्लाइटली सॉलेबल रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, कि सॉलेबिलिटी इंक्रीज करती है जब जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। मान लो कि मेरे पास 3 कंटेनर है। ठीक है, और तीनों में क्या है? लिक्विड। इतना मतलब इतना इतना। ठीक है, 1, ये है 2, ये है 3। अब इन लिक्विड के ऊपर मैं कोई ना कोई गैस डाल रही हूँ। सपोज करो कि मैंने ये जो गैस डाली ये थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब प्रेशर जो है मान लो इस केस में P है, इस केस में 2P है, इस केस में 4P है। ठीक है, अब सॉलिबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा रहेगी? 4P वाले की, क्योंकि इस केस में प्रेशर सबसे ज़्यादा है। इस कारण 3 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलेबल होएगा। उसके बाद आता है 2P वाला, उसके बाद आता है P वाला, मतलब 1। ऐसे सॉलेबल रहेगा, क्योंकि 3 वाले में प्रेशर ज़्यादा था इस कारण उसकी सॉलेबिलिटी ज़्यादा है। 2 वाले में उससे कम है तो उसकी सॉलेबिलिटी 3 वाले से थोड़ी सी कम है। फिर 1 वाले में P है, मतलब सबसे कम प्रेशर है, तो उसमें सॉलेबिलिटी सबसे ज़्यादा लीस्ट है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब नेक्स्ट, तो अब आपको पता है कि हेनरीज लॉ भी ये सेम ही बात करता है। चलो अब करते हैं हम डिस्कस हेनरीज लॉ को। ठीक है, तो हेनरीज लॉ कहता है कि सॉलेबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड और सोल्यूशन। अब हमने पीछे भी ये बात की थी कि मान लो मैं एक लिक्विड ले रही हूँ, उसके ऊपर मैं कोई ना कोई गैस रख रही हूँ, जैसे मैंने CO2 रख दी थी। ठीक है, तो ये हेनरीज लॉ कहता है कि ऐसे अगर कोई सिचुएशन है तो सॉलेबिलिटी ऑफ गैस वो इंक्रीज करेगी जब जब पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और वो डिक्रीज करेगी जब जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा। मतलब जो सॉलेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर के। ठीक है, मतलब partial pressure directly proportional to solubility। ठीक है, और आपको पता है कि जो solubility है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है मोल फ्रैक्शन के। मतलब ये जो तीनों चीज़ें हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। जब जब मतलब partial pressure directly proportional to solubility and solubility directly proportional to mole fraction। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है हेनरीज लॉ के केस में पार्शियल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काय के,
काय क्या होती है, हमने पीछे भी पढ़ा था +1 में कि वो होती है मोल फ्रैक्शन का सिंबल। ठीक है, तो अब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने KH लगा दिया, तो KH रहता है हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, अब आपको पता है कि हर गैस के लिए उसका अपना एक हेनरीज कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलो अब हम एक एप्लीकेशन की बात करते हैं। आपको पता है कि जो फिशेस होती हैं, ठीक है, वो पानी में रहती हैं। ठीक है, और पानी में क्या डिज़ोल्व होता है, ऑक्सीजन, जिससे वो अपनी ब्रीथिंग करती हैं पानी के अंदर। ठीक है, तो फिशेस जो हैं आपको पता है वो कोल्ड वाटर प्रेफर करती हैं रादर देन हॉट वाटर। क्यों, ऐसा क्यों, वो कोल्ड वाटर ही क्यों प्रेफर करती हैं, हॉट क्यों नहीं प्रेफर करती? क्योंकि देखो, जब जब टेम्परेचर बढ़ता है तब तब KH की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। तो आपने ये वाला रिलेशन तो पढ़ा है कि P इज इक्वल टू KH इंटू काय। ठीक है, अब किसी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, क्या होता है कि P डिवाइडेड बाय KH इक्वल टू काय। मतलब अगर प्रेशर की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो काय है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा KH की वैल्यू के। मतलब जब जब KH की वैल्यू बढ़ेगी, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी। अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होगी तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो देखो इस केस में अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो KH की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो KH की वैल्यू ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर अच्छी तरह सॉल्युबल ही नहीं है, तो फिशेस उस वाटर में ब्रीद ही नहीं इजीली कर पाएंगी। तो इस कारण फिशेस कोल्ड वाटर प्रेफर करती हैं। क्यों, क्योंकि उनमें टेम्परेचर जो है वो कम होता है। कोल्ड वाटर के केस में टेम्परेचर कम होगा, KH की वैल्यू कम होगी। KH की वैल्यू अगर कम होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उस केस में ऑक्सीजन हाईली सॉल्युबल रहेगा वाटर के अंदर, तो फिशेस को ब्रीदिंग करने पे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इस कारण फिशेस प्रेफर कोल्ड वाटर रादर देन हॉट वाटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की हेनरीज लॉ के। ठीक है, तो फर्स्ट केस है हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रहती हैं। ठीक है, उस के अंदर क्या होता है कि लिक्विड के अंदर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया होता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल को देखो, ठीक है, तो उसमें ऊपर ऊपर ना छोटे छोटे बबल्स बने होते हैं। वो बबल्स किस चीज़ के होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के ही होते हैं। उसको हाईली प्रेशर दे के बंद किया जाता है, ऊपर से लॉक किया जाता है। इस कारण उसके अंदर प्रेशर हाई रहता है। क्यों, जब जब प्रेशर हाई रहेगा सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए वो प्रेशर क्या रखते हैं, हाई रखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कूबा डाइविंग की। ठीक है, तो स्कूबा डाइविंग के केस में क्या होता है कि जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जब वो डीप जाते हैं समुंदर के अंदर, ठीक है, तो उनके डीप जाने से प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो सकता है, उनकी चेस्ट, लंग्स हैं वो कोलैप्स भी कर सकती हैं, क्योंकि अंदर तो प्रेशर कम है और बाहर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है जब वो डीप डाउन अंदर सी के चल जाते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या रहता है कि उन्होंने अपने पीछे सिलेंडर्स लगाए होते हैं। ठीक है, उस सिलेंडर्स में हाईली जिन एयर का हाईली प्रेशर मतलब होता है वो उस सिलेंडर्स में होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, तो वो जब उसको सांस लेते हैं उस सिलेंडर से,
ठीक है, तो उनका जो इंटरनल प्रेशर है वो भी हाई रहता है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर आपस में दोनों क्या कर जाते हैं, बैलेंस कर जाते हैं, क्योंकि दोनों ही हाई हैं। ठीक है, फिर ऑन दी अदर हैंड जब स्कूबा डाइवर्स क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, ऊपर आते हैं तो प्रेशर भी क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखो, अब जब उन्होंने ब्रीदिंग कर ली, ठीक है, तो ब्रीदिंग तो उन्होंने कर ली, तो जो ऑक्सीजन है वो तो चलो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में अंदर हमारी बॉडी के यूज हो जाती है। रह कौन जाता है, नाइट्रोजन। तो N2 बच गया। N2 जब जब प्रेशर वो ऊपर आते हैं स्कूबा डाइवर्स पानी से, ठीक है, जमीन पे आने का आने की कोशिश करते हैं, ऊपर आते हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस केस में प्रेशर कम है तो नाइट्रोजन की सॉलेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन भी सॉलेबल नहीं रहेगा, वो भी उसकी सॉलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर नाइट्रोजन की सॉलेबिलिटी कम होगी, ठीक है, तो जो नाइट्रोजन है फिर वो उसके बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये कोई सेफ नहीं है कि उसके बबल्स जब बन जाते हैं तो वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल रहता है। ठीक है, मतलब कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इस कारण उन्होंने सिलेंडर में नाइट्रोजन के साथ हीलियम ऐड की होती है उसको डिल्यूट करने के लिए। ठीक है, तो वो जब उसकी ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें फिर कुछ इतना सॉलिबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब देखो क्या कहता है कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, इतनी दी हुई है, PA पास्कल्स एट 298 केल्विन। Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atmospheric pressure at 298 केल्विन। अब हमें गिवन क्या क्या दिया है, पहले तो उन्होंने हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन दिया है, मतलब KH की वैल्यू हमें दी है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। ठीक है, KH की वैल्यू गिवन दी हुई है। दूसरा उन्होंने हमें प्रेशर गिवन दिया है, प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेरिक। हमने इसको भी पास्कल के यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 2.5 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये करके हमारे पास आ जाएगा 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये आ गया। अब हम लगाएंगे हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ कहता है PCO2 का इक्वल है KH के और काय के मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, अब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू भी गिवन है और KH की वैल्यू भी गिवन है, तो हम काय निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, काय इज इक्वल टू PCO2 ओवर KH। PCO2 की वैल्यू है 2.533 इंटू 10⁵ पास्कल्स ओवर हेनरीज कांस्टेंट है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल्स। ये करके हमारे पास काय की वैल्यू आ जाएगी 0.00152। अब आप काय से क्या देख पा रहे हो, काय होती है मोल फ्रैक्शन। तो काय की अगर मैं काय को खोल के लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ओवर NCO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब इस केस में क्या है कि हमारे पास वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को निगलेक्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी NCO2 ओवर NH2O। तो ये किसके इक्वल है, 0.00152। अब मैं वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ पे वाटर का मास कितना गिवन है, 500। वाटर का मोलर मास क्या रहता है, 18।
ये आया हमारे पास, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा 0.00152 इंटू 500/18, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के 0.042, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास, ये हैं 0.042। तो इसका मास निकालने के लिए मेरे को इसके नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या रहता है, 44। तो ये करके मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया 1.848 ग्राम। मतलब इस केस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 1.848 ग्राम, जो कि हमने निकालना था, ठीक है। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। सो हमने अब यहाँ पे सोल्यूशन लेना है जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशंस लेने हैं जिसमें दो कंपोनेंट्स होंगे। इट मीन्स कि जो ये सोल्यूशन रहेगा ये बाइनरी रहेगा, ठीक है। और जो दो कंपोनेंट्स इसमें प्रेजेंट होंगे वो दोनों ही क्या रहेंगे, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वो वाले कंपोनेंट्स होते हैं जो जिनको जब हम ऐसे ही रखें, मतलब खुला छोड़ दें, वो क्या करते हैं, वेपर बन के उड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उनको हम कहते हैं वॉलेटाइल सोल्यूशन। वॉलेटाइल सोल्यूशन की एग्जांपल रहती है जैसे कैरोसिन होगी और ईथर हो गया, ठीक है। जैसे नेल पेंट रिमूवर जो होता है, अगर हम उसको ऐसे ही उसका कैप ओपन करके उसको बॉटल को ऐसे ही छोड़ दें तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि वो बॉटल जो है वो खाली हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर जितना भी सोल्यूशन रहता है वो उड़ जाता है, ठीक है। तो वो इस कारण वो एग्जाम्पल है वॉलेटाइल सोल्यूशंस की। ऑन दी अदर हैंड जो नॉन वॉलेटाइल रहते हैं वो ऐसे वेपर फॉर्म में उड़ नहीं सकते, जैसे शुगर। अब शुगर जो है वो नॉन वॉलेटाइल की एग्जांपल है। शुगर मतलब वेपर्स नहीं बन सकते शुगर के, ठीक है। तो हमने अब इसमें दो कंपोनेंट्स लेने हैं जो कि वॉलेटाइल हों, ठीक है। अब आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का डिफरेंस जो है वो पता चल चुका है ना। तो अब जो ये है कि वेपर प्रेशर ये होता क्या है, ठीक है। मान लो कि मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है। इसमें मैंने लिक्विड डाल दिया, ठीक है। और इसको मैं नीचे से हीट कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा जब इसको हीट मिलेगी, ये वोलाटाइल सोल्यूशन है इसके अंदर, जब हीट मिलेगी तो ये वेपर बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पर क्योंकि ये ओपन है तो ये वेपर्स क्या करेंगे, बाहर उड़ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पर अगर मैं इसको कवर कर दूं लिड से, ठीक है, तो अब जो ये वेपर बन रहे हैं ये अंदर ही हैं फंसे हुए, ठीक है। तो अब ये जो वेपर्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे लिक्विड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर वेपर्स एक्सर्ट कर रही हैं लिक्विड सरफेस के ऊपर उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। लगी बात समझ। सो नेक्स्ट है हमारे पास राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब फॉर ए सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in solution। अब ये राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसके मोल फ्रैक्शन के,
ठीक है, मतलब मान लो अगर कोई मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, तो P1 जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा chi1 के, ऑन दी अदर हैंड P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। ठीक है, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटा के मुझे कांस्टेंट लगाना होगा, तो मान लो मैं यहाँ पे कांस्टेंट यूज़ कर रही हूँ P1 नॉट chi1। अब आप बोलोगे कि ये P1 नॉट क्या है। ठीक है, अगर मान लो कि मेरे पास एक ही कंपोनेंट है किसी कंटेनर में जो कि सिर्फ P1 है, अभी P2 नहीं प्रेजेंट। ठीक है, तो इसके अंदर जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा वो प्योर फॉर्म में होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वो वेपर प्रेशर क्या रहेगा, P1 नॉट। ठीक है, तो इस कारण ये जो P1 नॉट है ये वेपर प्रेशर ही है, पार्शियल वेपर प्रेशर ही है, पर इन दी प्योर फॉर्म। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट इंटू chi2। ठीक है, ये हमारे पास P1 और P2 की वैल्यू ऐसे आ गई। तो नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमने वैल्यू निकालनी है P टोटल की। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या कहता था, कि P1 इक्वल टू P1 नॉट chi1 एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट chi2। अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, P टोटल इक्वल टू P1 नॉट chi1 प्लस P2 नॉट chi2। ठीक है, अब आपको ये पता है कि मोल फ्रैक्शन जब हमने की थी पिछली वीडियो में, तो मैंने बताया था कि जो chi1 प्लस chi2 रहता है इसकी वैल्यू क्या होती है, यूनिटी 1 के इक्वल होती है। तो फिर मैं chi1 को 1 माइनस chi2 लिख सकती हूँ ना, तो मैं उसको यहाँ पे पुट कर दूंगी, P1 नॉट 1 माइनस chi2 प्लस P2 नॉट chi2 मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 नॉट माइनस P1 नॉट chi2 प्लस P2 नॉट chi2। अब यहाँ पे chi2 क्या है, कॉमन, तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, तो chi2 को हम बाहर निकाल लेंगे, इधर आ गया P टोटल। अब यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सिर्फ किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के ही इक्वल है। ठीक है, जब हमने P टोटल की वैल्यू निकाली हमें ये बात पता चली कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के ही इक्वल रहता है। ठीक है, अब जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ हमें क्या कहता था कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi1 एंड P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू chi2। अगर P1 इक्वल टू P1 नॉट chi1 एंड P2 इक्वल टू P2 नॉट chi2। ठीक है, अब यहाँ पे आप ग्राफ देखो और देखो कि मेरे पास अभी कंटेनर में सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, वन कंपोनेंट ओनली। ठीक है, तो अगर मेरे पास इस कंटेनर में एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है तो मेरे पास x1 की वैल्यू क्या रहेगी, 1, और x2 मतलब दूसरा तो कोई कंपोनेंट इसमें है नहीं, तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, मैंने ग्राफ के x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन को कंसीडर कर लिया और y एक्सिस में वेपर प्रेशर ले लिया। ठीक है, अब ये फर्स्ट केस है कि अभी मेरे पास एक ही कंपोनेंट है, उस कारण जो x1 है वो 1 है और x2 है वो 0 है। ठीक है, अब देखो कि मैंने इसके अंदर दूसरा कंपोनेंट भी डाल दिया। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट भी डाल दिया, इसको मैं डार्क बना रही हूँ। ठीक है, जब मैंने दूसरा कंपोनेंट भी डाला तो दो कंपोनेंट्स हो गए, तो अब क्या होगा कि जो x1 है वो कम होना शुरू हो जाएगा,
मतलब x1 0 तक पहुंच जाएगा, ठीक है, और x2 बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो x2 जब इंक्रीज हो रहा है तो वो 1 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता था कि जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है p1 के। मतलब कि देखो यहाँ पे जब x1 की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो x2 की वैल्यू क्या है 0। ऑन दी अदर हैंड जिस केस में x1 की वैल्यू 0 है उस केस में x2 की वैल्यू है 1। देखो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है कि जब x1 0 है p1 भी क्या रहेगा 0। तो x2 जब 1 होगा p1 क्या हो जाएगा p1 नॉट। देखो कि जब x1 0 है तो अगर मोल फ्रैक्शन ही 0 है तो वेपर प्रेशर भी तो 0 रहेगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x1 भी 0, p1 भी फिर 0 हो जाएगा। ये देखो जब x1 0 है p1 भी 0 है। जब x1 1 हो गया तो ये भी बढ़ के p1 नॉट बन गया, ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू पे आ गया। ऑन दी अदर हैंड जब इस केस में देखें मिनिमम x2 अगर 0 है तो p2 0 है, x2 अगर 1 है तो p2 नॉट है। देखो जब x2 0 है तो प्रेशर भी क्या है 0 है p2। जब x2 बढ़ गया मतलब 1 पहुंच गया तो यहाँ पे आके प्रेशर भी p2 नॉट बन गया, ठीक है। तो ये जब हमने इनको ज्वाइन किया तो यहाँ पे हमें p टोटल की वैल्यू आ गई जो कि होती है p1 प्लस p2, है ना। समझ आ गया ये ग्राफ आपको। तो नेक्स्ट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब हमने पीछे जो भी बात की थी हमने देखा था कि जो मोल फ्रैक्शन थी वो हमने सोल्यूशन फेज की बात की थी, ठीक है। पर वेपर फेज में हम मोल फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं y1, और y1 निकालने का वेपर प्रेशर मतलब वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे वो हो जाएगा p1 ओवर p टोटल। मतलब जो ये 1 वाला कंपोनेंट है वो टोटल में कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। और v2 जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेस में है वो हो जाएगी p2 ओवर p टोटल, ठीक है। अब हमने 2 लॉज पढ़े थे पीछे, हेनरी लॉ जो कहता था कि P इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू काई। फिर हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ जो कहता है P1 इक्वल टू काई1 P1 नॉट। अब आप देखो कि इस केस में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे कांस्टेंट KH है और यहाँ पे कांस्टेंट P1 नॉट है, ठीक है। तो हम फिर इसको यही देख सकते हैं कि जो राउल्ट्स लॉ है वो स्पेशल केस है हेनरीज लॉ का ही, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर तो हैं ये, ठीक है। इस कारण हम कह सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ठीक है। अब वेपर प्रेशर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। मतलब मान लो कि मेरे पास एक सॉल्वेंट है जो कि है वोलेटाइल, ठीक है। इसमें मैंने कोई कंपोनेंट ऐड कर दिया जो कि था नॉन वोलेटाइल, और जब मैं ये दूसरा कंपोनेंट इसके बीच में ऐड कर दूंगी तो ये कंपोनेंट भी तो पिछले वाले कंपोनेंट की स्पेस लेनी शुरू कर देगा। तो पिछला वाला कंपोनेंट क्या कम होना शुरू हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम होना शुरू हो जाएगा जब मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन उसके बीच में ऐड किया, ठीक है, सॉलिड का। अब तो ये क्या कहता है कि फॉर एनी सब्सटेंस द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ये सेम वही राउल्ट्स लॉ वाली बात कहता है कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है।
So I hope this video is helpful to you. So please like, share and subscribe to Chemistry Box, and also press the bell icon. Bye bye. See you in the next class. Keep watching.